everyone, welcome to our channel. In this session, dear students, I'm going to discuss with you about certain types of companies we have or that can come in your exam that are under your syllabus. What are those companies that we can differentiate among, and how you can categorize them on the basis of certain factors? आप companies को कैसे कैसे categories में बांट सकते हो, ये सब आज हम इस session में जानेंगे. This is the topic from Unit 9 and we are doing Companies Act that we recently started, Companies Act 2013. So students who have not watched the very first session of Companies Act, on the top you see the link, go and watch it out where I discussed in detail meaning and definition of companies, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है जैसे जैसे आप companies के बारे में पढ़ रहे हैं. And in next session I also discussed about certain features, key features which makes company different from other types of businesses. So for that also on the top you can see this given link, go and watch. Now these are the ways through which you can get in touch with us students. The very first basis जिस पर हम companies को differentiate करते हैं, that is on the basis of incorporation. इनकॉर्पोरेट का मतलब है हाउ दे केम इनटू एग्जिस्टेंस. कोई कंपनी जब बनती है तो वो कैसे अपना इनकॉर्पोरेशन, कैसे अपने एग्जिस्टेंट, अपने अस्तित्व को कैसे शो करती है, दैट इज द वे हाउ वी कैटेगराइज इट. सो अगर हम इस बेसिस पर देखें कि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपनीज वी हैव, सो द वेरी फर्स्ट इज स्टैट्यूटरी कंपनीज. स्टैट्यूटरी कंपनीज अगर आपसे कोई पूछे या यूजीसी नेट एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप कैसे बताओगे? दीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर. मीन्स ये कंपनीज तभी एग्जिस्टेंस में आई हैं जब इनके लिए पर्टिकुलर एक एक्ट पार्लियामेंट में पास हुआ या लेजिस्लेचर के थ्रू इनको एक तरीके से एग्जिस्टेंस मिली है. That's why the provision of Companies Act 2013 वो इन पर अप्लाई नहीं होते हैं. Statutory companies run by the acts that are framed by Parliament. जो उस एक्ट में प्रोविजंस गिवन होंगे, कैसे कैसे कंपनी रन होगी, मेंबर्स कैसे होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे चुने जाएंगे, वो इस एक्ट में मेंशन है. तो वो स्पेशल एक्ट उस कंपनी पर लगेगा, कंपनीज एक्ट नहीं लगेगा. ओके, दैट विल नॉट अप्लाई. अंडरस्टूड? जैसे हम इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं. आई हैव सर्टेन एग्जाम्पल्स फॉर यू. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखा जाए तो आरबीआई इज अ कंपनी बट इट हैज अ स्टेट अथॉरिटी, यू कैन से. ये इसको स्टेट ने बनाया है, इसको गवर्नमेंट ने बनाया है, इसलिए आरबीआई पर कंपनीज एक्ट नहीं लगता. आरबीआई पर इसी का ही एक्ट लगता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935. दिस नेक्स्ट एग्जाम्पल इज लाइफ इंश्योरेंस. LIC के बारे में आपने काफ़ी सुना है. तो ये भी एक स्टेट अथॉरिटी है, स्टेट के द्वारा बनाई गई है, पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ तब इसको बनाया. तो ऐसी कंपनीज को हम स्टैट्यूटरी कंपनीज बोलते हैं और ये नॉर्मल जो हम पढ़ने वाले हैं उन कंपनीज से अलग है. कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज रजिस्टर्ड कंपनीज. रजिस्टर्ड कंपनीज वो कंपनी होती हैं जो कि पार्लियामेंट में किसी एक्ट के थ्रू पास नहीं होती, ये खुद से बनती हैं, लेकिन इनको अपनी एग्जिस्टेंस करवाने के लिए रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है कि भाई हमें भी दुनिया जाने और हमारे पास रजिस्ट्रेशन है. सो दीज कंपनीज विच आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट के थ्रू जो बनती हैं उनको हम इस कैटेगरी में डालते हैं और इन पर कोई कंपनी लो अदर एक्ट कोई अप्लाई नहीं होता है, ये कंपनीज एक्ट के थ्रू ही रन होती हैं. Understood two topics. Coming to the next basis of classification, it is on the basis of liability. अगर हम liability point of view से देखें तो फिर कंपनीज कितने तरीके की होती है स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. लाइबिलिटी मीन्स एक कंपनी को की देनदारी या एक कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर कितनी लिमिट तक लाइबिलिटी अप्लाई होती है. सो द फर्स्ट बेसिस इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज. ऐसी कंपनीज जिसके मेंबर्स पर या जिस कंपनी पर अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, मीन्स आप अपने शेयर के अलावा ऐसा नहीं है कि आप भाग जाओगे या आपको कोई भी पैसा आपसे नहीं मांग सकता. नो, इट्स अनलिमिटेड, यू हैव टू पे होल अमाउंट. So in this type of company जो members होते हैं they are liable for the company's debt in proportion to their respective interest in the companies and their liability is unlimited. उनकी liability unlimited है, means company उनसे पैसा, उनकी personal property बिकवा के भी ले सकती है. Okay, so such companies may or may not have share capital. They may be either a public company भी हो सकती हैं, private company भी हो सकते हैं. तो एक category होती है unlimited liability companies. Next is
कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। ओके, लाइबिलिटी अगर किसी गारंटी तक है, गारंटी मीन्स कि उन्होंने पर्टिकुलर एक अमाउंट सेट कर रखी है कि इतनी अमाउंट तक हम गारंटी देते हैं, इसके बाद हम पैसा नहीं देंगे। सो अ कंपनी दैट हैज़ लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स इज लिमिटेड टू सच अमाउंट एज मेंबर्स में रिस्पेक्टिवली अंडरटेक। जितनी मेंबर्स ने अपनी लाइबिलिटी ले रखी है, अब जैसे सपोज एक एग्जांपल देखते हैं, एक कंपनी है उसमें 25 मेंबर्स हैं, तो 25 में से 5 जो हैं उन्होंने बोल रखा है कि हम गारंटी लेते हैं अप टू 5 लाख। नेक्स्ट 5 मेंबर कह रहे हैं हम लेते हैं 10 लाख, ऐसे ऐसे वो है। तो जो 5 लाख तक की लाइबिलिटी होगी वो इन मेंबर से ली जा सकती है। इन नेक्स्ट अगर बाई चांस 6 लाख की हुई तो हम इस कैटेगरी वाले लोगों से मांगेंगे, इन 5 मेंबर से नहीं मांग सकते क्योंकि उन्होंने अपनी लिमिट सेट कर रखी थी। और ये ऑलरेडी एक मेमोरेंडम में लिख दी जाती है, ये पहले से ही मेंशन होता है कि ये मेंबर्स की इतनी गारंटी रहेगी, इनसे ज़्यादा अमाउंट हम इनसे नहीं मांग सकते। सो ये इतना होता है, इट इज़ नोन एज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड द मेंबर्स ऑफ द गारंटी कंपनी आर इन फैक्ट प्लेस्ड इन द पोजीशन ऑफ गारंटर्स ऑफ कंपनीज डेट्स। इनको गारंटर्स के तौर पर भी देखा जाता है। देन नेक्स्ट टाइप इज कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। ऐसी भी कंपनी होती है जिसमें कि जैसे यहाँ गारंटी अमाउंट की थी, ऐसे शेयर्स की आप लिमिट ले लेते हो। जैसे एक पर्सन ने एक कंपनी के 100 शेयर्स खरीद रखे हैं तो वो उन 100 शेयर्स के कंपैरेटिवली ही लायबल रहेगा, उससे फर्दर आप पैसा नहीं मांग सकते। सो कंपनी दैट हैज़ द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स इज लिमिटेड बाय मेमोरेंडम टू द अमाउंट इफ एनी अनपेड ऑन द शेयर्स रिस्पेक्टिवली। मीन्स शेयर्स आपने जितने खरीद रखे हैं, अगर उन शेयर्स पर कुछ पैसा अभी तक नहीं पे किया है तो कंपनी सिर्फ उनसे वो शेयर्स का पैसा मांग सकती है, फर्दर नहीं मांग सकती। इसके लिए मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल लिया ताकि आपको फर्दर पॉइंट क्लैरिफाई हो, ध्यान से सुनना है। सपोज अ शेयर होल्डर है who has paid 75 on a share of face value of 100। जैसे एक शेयर 100 रुपीज़ का था बट अभी उन्होंने सिर्फ 75 पे करे हैं, मीन्स 25 अभी भी बकाया है। तो जो ये 25 रुपीज़ हैं ये उनसे हम क्लेम कर सकते हैं, राइट। सो दिस 25 अमाउंट इज स्टिल रिमेनिंग and the company can ask them about this amount only and no further amount. So companies limited by shares are by far the most common and may either be public or private. Right students? So I hope in this session you understood this categorization कि कैसे कैसे ये होता है। We discussed on the basis of liability and on the basis of incorporation. Next basis of differentiation I'll discuss in next session. Till then you have to stay tuned, keep watching. These are the ways through which you can get in touch with us. Dear students, UGC net exam is coming very nearer to you, so don't skip any session, maintain continuity and आप अपनी तैयारी जोरों शोरों से रखिए। Thank you.